समझेंगे वर्क को। वर्क क्या है? वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। है जो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग लेवल्स पर मिलेंगे, मतलब सबका एक ही है ना, सबका मतलब एक ही। थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का फुल्का करके लिखवाया गया है। क्या चीज है कि वर्क क्या होता है? जब भी हम लोग वर्क करेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? सिंपल से छोटे छोटे एग्जांपल्स देके देखो। जैसे मान लो पंखा वर्क कर रहा है, आपका पंखा वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर अ फैन इज मूविंग, मैकेनिकल एनर्जी ये कर रहा है, मूव कर रहा है। एनर्जी इसको कहां से मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मिलने के कारण ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज और क्या देख सकते हो? जैसे मैं ही हूं और मैंने जो है वो जो है बेंच उठाया, ठीक है ना, मैंने बेंच उठाया, तो मेरा क्या हुआ? मस्कुलर फोर्स लगा, और मस्कुलर फोर्स जो लगा, मैंने जो एनर्जी लगाई, इस एनर्जी के कारण मैंने क्या किया? इसको मूव किया, ठीक है ना, इसको डिस्प्लेस किया। यहां पर कुछ एनर्जी लॉस हुई मेरी, और ये एनर्जी लॉस के कारण क्या हुआ? कुछ वर्क हुआ। सिंपल। एक अच्छा हाँ, एक चीज और है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी जानते हैं। तो कभी भी वो समाप्त तो होगा नहीं, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा? वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक गलती और कर रहे हैं हम, है ना, इसमें और एक चीज ऐड करना पड़ेगा इस डिफिनीशन को और प्रॉपर परफेक्ट बनाने के लिए। वर्क इज अ मेजरमेंट ऑफ, जोड़ लो, मेजरमेंट ऑफ transfer of energy which occurs when body displaced by applying an external force, ठीक है ना। अब मजेदार डिफिनीशन बना भाई, है ना। आखिरकार वर्क को दिखाओगे कैसे? तो उसका ये मेजरमेंट है, ठीक है ना। आप लोग ये चीज ऐड कीजिएगा कि वर्क इज अ मेजरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच ऑकर्स व्हेन बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। आगे बात करेंगे वर्क के बारे में, इरेज करेंगे इसको, नोट करना है, पहला डिफिनीशन नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी डिफिनीशन को ब्रेक करके ये बना है, इसी डिफिनीशन को ब्रेक करके ये बना है ना। इसे भी छोटा कुछ कर सकते हैं आप। अच्छा, और क्या चीज है? अगर हम लोग इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स। अगर हम लोग इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे, हम लोग एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? वर्क is equals to product of applied force and displacement of body in direction of it। बोलो जी, चार चार डिफिनीशन हम लोगों को मिले, कोई नहीं उठा के फेंक दोगे ऐसे, मस्त आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई, आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें हम डाल देंगे। कौन है यहाँ पर कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या चीज? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने नोट डाउन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर में क्वेश्चंस आप लोग अलग अलग तरीके के हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, लेकिन समय ये थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल्स को एक साथ लेकर के चलेंगे, है ना। क्योंकि कभी कभी तो मिक्सचर के क्वेश्चन, जो मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं, तो मिक्स करके क्वेश्चंस आने में फिर ब्रेक करके बनाना ठीक नहीं रहता। एक ही बार हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे पूरा फोर्स कंप्लीट करके, ठीक है ना, जिसमें आपको वर्क पर, एनर्जी पर, पावर पर, सब पर मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही साथ में, ठीक है। ये हो गया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके बाद में एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने ब्रेक किया था कल। इसको देखो, यहां पर जब भी हम लोग मान लो एक कार्ट है, ये थोड़ा सा इसको तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, पिछला बार भी ये डिस्कस हुआ था। एक कार्ट है, एक बॉय जो है वो हॉरिजॉन्टली क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस पर खींच रहा है, इस वाले पर यहाँ खींच रहा है, और ये बॉडी जो है वो इस अलोंग में मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है ना। बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनस जो फॉर्मूला बनता है वो किसका बनता है? cos थीटा का। तो वहां से वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स F is cos थीटा, है ना, डायरेक्ट लिखो, इतना दिमाग नहीं लगाना है, F is cos थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग अलग अलग केस बनाते हैं, जब थीटा हमारा हो जाए कितने 0 डिग्री, क्या होगा उस सिचुएशन में? जब थीटा 0 डिग्री हो जाए तो वर्क कितना हो जाएगा? Fs और cos 0 डिग्री, ठीक है। उस सिचुएशन में हमें जो वैल्यू मिलेगा वो Fs के इक्वल मिलेगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1 होता है। इफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना ले, अलग सिचुएशन एक 90 डिग्री ले लेते हैं। अगर 90 डिग्री कंडीशन रखेंगे तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा, और जो F डॉट S और cos थीटा का वैल्यू होता है 0, मतलब हमारा टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा व्हेनेवर बॉडी मूव अलोंग अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कंडीशन देखते हैं इसके पीछे में, इस डिस्प्लेसमेंट देखो,
यहाँ F जो होगा वो फोर्स हो गया, S जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है ना, पकड़ में बात आ रही है। छोटा सा नोट बनाऊंगा भी कहीं पर कर सकते हैं। अच्छी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कंडीशन सिंपली समझ में आता है जब कोई बॉडी जो है वो 0 डिग्री का मतलब क्या, जब कोई बॉडी लीनियर वर्क कर रहा हो, है ना। आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द फुटबॉल पे वर्क कर रहा हूं, कार मूव कर रही है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, थीटा 0 लग रहा है। सिंपल, एक यूनिडायरेक्शनल बॉडी मूव कर रही है, मतलब एंगल कब बनेगा, जब बॉडी जा रही है ऐसे घूमेगी तब ना। यहाँ पर बॉडी सीधे जा रही है, कोई एंगल नहीं ले रही है, इसका मतलब वो बॉडी 0 पे वर्क कर रही है, 0 डिग्री पर। और 0 डिग्री पर वर्क करते वक्त में जो आंसर आपका होगा वो डायरेक्टली वर्क इक्वल टू एफएस होगा, उसमें कोई थीटा वगैरह का काम आपको नहीं लगेगा। लेकिन जब कभी बॉडी जो है क्या हो रही है, परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रही है, कब पर करेगी परपेंडिकुलर मूवमेंट, जब देखो आप एक कभी सर्कल पर मूव कर रहे हो, है ना, तो प्रत्येक इंस्टेंट पर मान लो इस पोजीशन पर बॉडी का जो डायरेक्शन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। हो रहा है परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री पर जब परपेंडिकुलर हो रहा है तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। Whenever a body moves on the circular track, the total work done is equals to 0 because at each and every instant the body displays the tangentially to the क्या चीज, एक्सेस, है ना। एक्सेल के क्या हो रहा है, हमेशा टेंजेंट है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन 0 हो जाएगा हमेशा। पकड़ में बात आ रही है। अच्छा, और क्या केस हो सकता है, अगर कोई मान लो कूली है और वो लोड लेकर के खड़ा है, एक कूली है वो लोड लेकर के खड़ा है ऐसे, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, वर्क डन जो होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, माथा पकड़ लिया ये और ऊपर हाथ करो अपना, हाँ अब ठीक है, ठीक है ना, सूज इसका हो गया ये। ठीक है, ये कूली है, कोई बहुत जो हेवी एक बॉक्स है उसको लेकर के ऐसे चल रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो है वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल आपका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो उसका जो मास है उसके ऊपर में, सिर के ऊपर में, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और खड़े खड़े उड़ जाऊं तो मेरा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, अब अलग सिचुएशन, इफ जो होता है ना, थीटा इज इक्वल्स टू, अब 0 हो गया, आप 30 करके देखिए, 45 करके देखिए, ठीक है ना। अच्छा, 45 डिग्री करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लोड लेके आगे बढ़ेगा फिर भी वर्क डन 0 होगा, लोड लेके आगे बढ़ेगा तभी भी उसका वर्क डन 0 होगा। परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, आप आगे बढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपका वर्क डन 0 माना जाएगा। ठीक है ना। हाँ, डिस्प्लेस क्या कर रहा है, डिस्प्लेस, आप ये सोचो कि डिस्प्लेस कर क्या रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, दिस बॉडी, ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में, मैं ह्यूमन बींग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो सोचो कूली वर्क कर रहा है भाई, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है। कूली इज वर्किंग बिकॉज कूली इज मूविंग, है ना, मूव कर रहा है, वो जो ह्यूमन बींग्स है वो मूव कर रहा है, तो ह्यूमन बींग्स के कारण वर्क डन हो रहा है, एफएस, इतना क्लियर करना। बट इस व्यक्ति के लिए ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है क्या, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं, तो ये वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर होगा। इस बॉडी के लिए वर्क डन, जो ऑब्जेक्ट सिर पे लिया है इसके लिए वर्क डन 0 है, इसके लिए वर्क डन 0 नहीं है, ये वर्क कर रहा है बेचारा, चल रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसका वर्क डन, ये 100 किलो का लोड ले अगर अपने ऊपर में, और अगर 500 केजी का लोड ले, कुछ ज्यादा हो गया क्या, इसको 85 केजी दो, 5 ही केजी दो, ये 5 केजी का लोड लेके चले, या अपने सिर के ऊपर ये 100 केजी का भी लोड ले ले, तो इसका वर्क डन कितना होगा, सिंपली इसका वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, इसका जो होगा क्या बोलते हैं, फोर्स, चलने में कितना फोर्स लगेगा, मान लो 10 न्यूटन तुम लगा रहे हो, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, मान लो ये 5 मीटर कर रहा है, तो 10 × 5 इज इक्वल टू 50 मान लो न्यूटन मीटर हम लोगों ने फोर्स लगाया यहां से यहां तक मूव करने में, 5 मीटर। ठीक है ना, तो ये 5 केजी लेकर मूव करेगा तो 85 न्यूटन मीटर माना जाएगा, और 100 केजी लेकर चलेगा तभी भी 50 न्यूटन मीटर ही माना जाएगा, इक्वल रहेगा। आप 5 केजी लोड लेके चलो या 100 केजी लोड लेके चलो, आपका वर्क डन इक्वल है। क्यों, क्योंकि बॉडी जो ऑब्जेक्ट है सिर के ऊपर वो परपेंडिकुलर है। पकड़ में बात आ रही है, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस नहीं किया ना, क्यों, आई समझ में बात, नहीं पकड़ में आई बात। देखो ये जो है ऑब्जेक्ट, मान लो ये है बोतल, ठीक है ना, ये बोतल है, मैं एकदम कॉन्स्टेंटली इसको पकड़े हुआ, हिला नहीं रहा हूं, ठीक है ना, बताओ ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि बॉडी की नहीं, ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है क्या, ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, ठीक है ना। मैं यहां से यहां चला गया,
बताओ ये बॉडी ने कुछ वर्क किया? इस बॉडी ने कुछ वर्क किया? अब चलो इसको सिर पे रख लेते हैं। सपोज आम कूली और सपोज कुछ भी है ना, यहाँ रख लिए, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो मैं यहाँ चला गया, ये डिस्प्लेस हुआ। अब जब डिस्प्लेसमेंट तुमने जीरो किया, अब तुमने डिस्प्लेसमेंट जीरो किया, कंडीशन देखो अपना, है ना, और कंडीशंस देखिए कहाँ है। अब हमको फिजिक्स वाला की तरह वो हाथ में दस्ताना पहनना पड़ेगा। जब वो बोर्ड पर पढ़ाता था दस्ताना पहन के पढ़ाता था, मिटा देता था उसी से। मेरा भी उस तरह आदत है, मिटा देते हैं ऐसे ही। तो देखो सुनो कंडीशन क्या है ना, कंडीशन फॉर वर्क डन ए जीरो, या फिर नो वर्क डन मान सकती हो, या फिर जीरो बोलो। क्या क्या कंडीशन है जब आपका वर्क डन जीरो होगा? 3-4 बातों पर गौर करेंगे। पहला, वर्क में सबसे पहले अगर आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो फोर्स को जीरो बना दे, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जब हम लोगों ने फोर्स नहीं लगाया, ये ऐसे कर देते क्वेश्चन में ताकि समझ में आए, तो क्या हुआ, जीरो मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल टू जीरो होगा। क्या कॉमन सेंस की बात है? अरे जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा ना। आपका वर्क डन क्या हो गया, ठीक है ना, बिना फोर्स लगाए वैसे भी कोई चीज डिस्प्लेस तो करेगी नहीं, लेकिन मान लो मैं एक कंडीशन मानता हूं जिसमें मैंने फोर्स लगाया नहीं उसके ऊपर में, तो बॉडी जो है वो क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। अच्छा अगला कंडीशन देखते हैं, जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट जीरो किया, मैं लगा तो रहा हूं वर्क, कुछ फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, क्या वर्क डन जीरो बनेगा? बोलो जी। अरे भाई फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये बॉडी मूव ही नहीं की, मेरी एनर्जी भी खत्म हो रही है लेकिन बॉडी मूव नहीं की, क्या मेरा वर्क डन जीरो है ना? बोलो ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन, थीटा इज इक्वल्स टू कर दो 90 डिग्री, ये सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या वर्क डन जीरो हो रहा है? ठीक है ना, तो तीनों चारों सिचुएशन में आपका वर्क डन जीरो होगा। उसी तरीके से अब यहां पर जब मैं बोल रहा हूं, देखो सिचुएशन तुम्हारा वाला ही है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ बॉडी का, तो वर्क डन बॉडी का क्या होगा? समझ में आई बात? ये बोतल का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। मान लो कार में हम और देशमुख जी बैठ के जा रहे हैं, सपोज करो, है ना, कार में हम दोनों लोग बैठ के जा रहे हैं। अब जब हम लोग कार में जा रहे हैं तो मैं और ये डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, कार डिस्प्लेस कर रही है, मतलब कार ने कुछ वर्क किया है, फर्क नहीं पड़ता है मुझे इसने कुछ काम किया कि नहीं किया। हाँ नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया, है ना, क्यों? क्योंकि बैठी हुई है। बात समझ में आई? मतलब आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप कोई काम, ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट इसमें? बॉडी अगर गिरने लगे तो काम हो रहा है, 90 डिग्री पर गिर रहा है बॉडी, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? डिस्प्लेस किया ना। अरे बात समझो, 90 डिग्री से मतलब नहीं, 90 डिग्री से मतलब ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचो कि वर्क डन वहां पर कूली लिया है लोड और लेकर के चल रहा है तो वर्क डन नहीं मानेंगे, लेकिन उससे लोड गिर गया या वो चुपचाप बैठ गया तो वर्क डन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी यहां थी ना, जब वो बैठा तो बॉडी डिस्प्लेस की ना। अरे ये देखो, मेरा ये सिर और मेरा ये लोड, ये कितना भी दूर आप घूम के आ जाओ, ये बॉडी ने डिस्प्लेस नहीं किया है। मेरे रिस्पेक्ट टू माई हेड बॉडी मूव नहीं की है ना, इसीलिए इसका वर्क डन जीरो माना जा रहा है। लेकिन अगर मैं बैठता हूं तो बैठने की सिचुएशन में लोड लिए बैठता हूं, क्या बॉडी डिस्प्लेस कर रही है? नहीं कर रही है। अरे मेरे रिस्पेक्ट टू माई हेड बॉडी ने डिस्प्लेस किया क्या? लेकिन यह बॉडी मेरे सिर से दूर जाए या सिर से गिर जाए, क्या बॉडी डिस्प्लेस की है? बॉडी ने वर्क किया ना। पेन मेरे हाथ में है, मैं इस पेन को ऐसे लेकर पूरी दुनिया घुमाऊं, इसका वर्क डन नहीं माना जाएगा। लेकिन पेन अगर मेरे हाथ से छूट के गिरा तो मेरा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथ के रिस्पेक्ट में, हैंड के रिस्पेक्ट में बॉडी ने डिस्प्लेस किया। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रही है आपको बात? उमंग बोलो, बेहिचक कुछ पूछ लो, ठीक है ना? हाँ 90 डिग्री मतलब ये सरफेस के अलोंग, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे सिर के ऊपर है वो 90 डिग्री पर है ना, ये बोला जा रहा है। ये बॉडी यहां रखी हुई है, जैसे ये बॉडी यहां रखी हुई है तो ये 90 डिग्री पर है ना। अच्छा तुम ऐसे भी रखोगे तो इसको हम 90 डिग्री बोलेंगे। तो ये बॉडी रखी हुई है 90 डिग्री पर, मतलब ये जो पॉइंट है ना तुम्हारा कहां गया? जैसे मान लो एक यहां पर बॉक्स रखा हुआ है सरफेस के अलोंग, इसका सेंटर मानोगे ना ये, हाँ इस सरफेस के अलोंग ये सेंटर 90 डिग्री पर है ना।
ये 90 डिग्री तुम्हारा बोला जा रहा है। बॉडी थोड़ी ऊंचाई पर उठी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, तो बॉडी क्या है, सरफेस के अलोंग 90 डिग्री पर ऊपर है ना, ये 90 डिग्री है। आई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब अरे गाड़ी इधर जा रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग 0 डिग्री, आज जा रही है नहीं लौट के चली आई तो 180 डिग्री मानोगे ना इसको। समझ में आई बात? मान लो कि कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, मान लो ये तुम्हारा सरफेस है और बॉडी तुम्हारी इधर साइड में मूव कर रही है, दोनों चीजें अलग अलग है, वो एंगल वाले में मत चले जाओ। मान लो कि यहां पर एक सिचुएशन देते हैं ऐसा, इधर मिटाएंगे, देखो ध्यान से, एक फुटबॉल यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, ये सरफेस है, ये फुटबॉल है, ऊपर उठेगा तो 90 डिग्री, इस एक्सिस पे ऊपर उठेगा तो 90 डिग्री ना, मैं बोल रहा हूँ सरफेस पे रखा हुआ है, मैंने एक किक किसको लगाया, बॉडी इधर साइड में मूव कर गई, मैंने यहां से फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी इधर मूव कर गई। चलो ऐसे देखो, मान लो ये है ना, इसने फोर्स लगाया, इसने किक मारा, ठीक है ना, जब इसने किक मारा बॉडी उधर मूव की, इधर मूव की, सरफेस किधर है, इधर है, ये सरफेस है तुम्हारा, इस साइड है, बॉडी किधर मूव की है, डिस्प्लेस किधर की है, इधर साइड में, फोर्स किधर लगाया गया है, सारी चीजें यूनि डायरेक्शनल है, देखो ना, है ना, मतलब यहां पर जो एंगल है वो थीटा कितना है, 0 डिग्री है ना, सब कुछ एक ही दिशा में हो रहा है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेम फिगर बनाते हैं, ये सरफेस हो गया, ये बॉल हो गया हमारा, बॉल थोड़ा सुंदर बना दो, अब ठीक है, बॉल लग रहा है, ऐसा बॉल होता है, ठीक है, इसने बॉल को हिट किया, ठीक है ना, बॉल को इसने हिट किया, अब ये चीज सिचुएशन देखो, सरफेस इधर है ना, और बॉडी डिस्प्लेस भी इधर ही कर रही है, नहीं डिस्प्लेस इधर नहीं कर रही है, बॉडी डिस्प्लेस इधर साइड में कर गई, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, फोर्स किधर लगा रहे हैं साहब, ये फोर्स लगा रहे हैं इधर, बॉडी डिस्प्लेस कर गई इधर, क्यों करेगी डिस्प्लेस इधर, अच्छा नहीं दीवार तो मैंने बनाया नहीं है ना, सुनो यहां, अच्छा ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है ना, इससे ज्यादा फोर्स जब इस साइड से लगे, मैं बोल रहा हूं अरे यार इधर साइड से मैंने फोर्स लगाया और उधर साइड से ज्यादा फोर्स लगेगा तब ना बॉडी इधर डिस्प्लेस करेगी, तो बॉडी इधर डिस्प्लेस करने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि जो सरफेस होगा वो रफ ज्यादा होगा, हो सकता है कि सरफेस टिल्ट होगा, स्लोप होगा, है ना, ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं ना, उस डायरेक्शन में मान लो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर साइड में लग रहा है, ये साइड में, इस साइड में मैंने फोर्स तो लगाया, उधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है या बॉडी टिल्ट है या स्लोप है, जो भी है इधर साइड में बॉडी मूव कर गई, ठीक है ना, मतलब थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री हुआ ना थीटा, यहां पर समझ में आ रही बात, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो काम जितना होगा ना उसको कभी भी निगेटिव नहीं मानते हैं, काम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी निगेटिव होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निगेटिव होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, है ना, आप कितना भी घूम घूम के चलोगे वो कभी जीरो नहीं होता है, यहां पर आप वर्क डन को जीरो नहीं बनाओगे, है ना, वर्क डन कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्यों, कुछ भी वर्क करोगे यार, एनर्जी को तुम ट्रांसफर किए ना, आप निगेटिव किए पॉजिटिव किए फर्क नहीं पड़ता है, तुम आगे गए तो अभी, अच्छा एक कार है आगे जा रही है, वर्क की ना, आप पीछे जा रही है तो निगेटिव वर्क करेगी, वो भी वर्क कर रही है और वहां भी एनर्जी खर्च ही हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी खर्च हो रहा है, लेकिन हम लोग इंडिकेशन देने के लिए कि काम में एनर्जी लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज को इंडिकेट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन का यहां पर प्रयोग करते हैं। आते हैं फिर अपने सिचुएशन पर, एफ वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है, चलो एफ मान लो जितना होगा उतना होगा, कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना होता है, एफ एस और -1 होता है, मतलब ये आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ एस। जब 180 डिग्री पर कोई काम होगा तो इस कंडीशन को लेकर के कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये कोई डाउट यहां तक? हाँ वर्क माइनस में नहीं होगा, लेकिन हम लोग इंडिकेशन ऐसे लगाए ना यहाँ पर, मतलब ये शो कर रहा है कि वर्क जो हुआ है वो निगेटिव हुआ है
ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। दिस शो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। अब इस चीज को ध्यान से समझना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स क्या है ना, मतलब फोर्स को सॉरी वो क्या है, वर्क है, वर्क है। वर्क को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि आखिरकार ये ग्राफ पर कैसे इसको शो करेंगे, है ना। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक काम है कि एक जो एक्सिस है उस पर हम लोग फोर्स को रखेंगे, एक एक्सिस पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा रखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर, क्योंकि बॉडी मूव करेगी तो हम लोग आसमान में उड़ाता थोड़ी ना दिखाएंगे, जमीन पर दिखाएंगे उसको। तो एक हमारा हो गया ऐसे लाइन एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस। इस पर हम लोग डिनोट करेंगे फोर्स को, और इस पर इसको हम लोग डिनोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। इज वर्क डन, है ना। वर्क डन इज इंडिकेटेड बाय, या फिर वर्क डन इज ऑब्जर्व्ड बाय क्या, द एरिया कवर्ड बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस बात को लिखो ना, लिखो आप लोग नोट डाउन कीजिए, कवर्ड बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है ना। अब ये चीज है, जैसा मान लो आपका बॉडी को डिस्प्लेस किया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, एक जगह से बॉडी कहीं दूसरे जगह पर मूव की है, तो उस समय में हम लोग इसका कैसे निकालेंगे वर्क डन की, कितना इसने वर्क डन किया है। ये फिगर क्यों बनाया है, क्योंकि ये सबसे हार्ड है। अगर मान लो ऐसे बनाते और सिर्फ ऐसे कर देते तो इसको ज्वाइन करके रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते, है ना। ऐसे करते मान लो बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ मूवती तो आप ऐसे लाइन खींचते ट्रायंगल का निकाल देते। इसको मैंने जानबूझकर ड्रॉ किया है ताकि मैं ये बता पाऊं आप लोगों को कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, तब फिर रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा एक, या फिर ट्रापेजियम, यस कर सकते हैं ना। उस तरीके से भी करके हम लोग इसका क्या करते हैं, एरिया निकाल लेंगे। जो एरिया का आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू द, ठीक है ना। तो लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू, एक और हम लोग को फॉर्मूला मिला वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड बाय, वो तो ऊपर लिखे हुए हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है 1/2, इसका कुछ ना, हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हम कुछ साइड्स और मल्टीप्लाइड हाइट, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा। अब अगर आपको रिप्रेजेंट करने को एग्जाम में आ जाए तो आप थोड़ा सा OAB ये वो लिख करके अपना, ठीक है ना, वो इंडिकेट करा दीजिएगा वहां पर, या फिर न्यूमेरिकल्स भी आए तो थोड़ा सा इंडिकेशन डाल के वर्ड्स में, और उसके बाद वर्ड्स बोल रहे हैं लेटर्स में डाल के उसके बाद में बना दीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए भाई, हमको करना ये है। उसके बाद किसको नहीं आता है लेटर्स डालना, यहाँ पर O नहीं डाल सकते हो, यहाँ A कर दो, यहाँ B कर दो, यहाँ C कर दो, बीच में D कर दो, ज्वाइन कर दो। लिखना है तो 1/2 लिखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोल रहा है, ये हो गया मेरा OA और फिर हो गया BC, फिर उसके बाद हाइट है, हाइट मेरा OC हो जाएगा, सिंपल बात है, लिख दो 1/2 OA प्लस BC और फिर हाइट की जगह पर लिख दो OC, बोलो नहीं हो जाएगा क्या ये, है ना। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर रहना चाहिए, ये सब चीज तो हम लोग खुद से निकाल लेते हैं कि वहां पर क्या डालना है स्कूल टाइमिंग में, है ना, वो भी मैटर करता है, वो कितने ट्यूनिंग अच्छी है उसके आधार पर भी आपका नंबर कटता है, भले ही तुम कितने तेज क्यों ना हो, है ना। कई जगह ऑब्जर्वेशन ये हुई है ना, प्रैक्टिकल्स के नंबर खराब आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे यार बात कुछ और थी, है ना। और कहते भी है टीचर खुलेआम, बहुत सारे टीचर्स का तो मैंने सुना है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टीचर्स क्लास में बोलते हैं ये भी मेरे पास 3 का सब्जेक्ट का नंबर है, करो बदमाशी। बहुत सारे क्लास में बोलते हैं ऐसे टीचर्स, ठीक है ना, बोलते हैं बच्चों को, वो एक धमकी देते हैं डरे के रहो, कंट्रोल तो वो वाली बात है। तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, तो थोड़ा सा ये सब चीजें संभल करके। और क्या मैं क्या बोल रहा था, हाँ फाइनल एग्जाम में जब तुम एग्जाम दोगे, जब पेपर सामने जाता है टीचर्स के, उस समय आपका केवल उसके सामने में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ रोल नंबर, स्कूल का रोल कोड और तुम्हारी कॉपी, उसके सामने और कुछ नहीं रहता है। वो जब तुम्हारी कॉपी चेक करता है, वो नहीं जानता है कि ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है, उसके सामने सिर्फ तुम्हारी कॉपी है, वो कॉपी देख के उसको नंबर देना है। पहला इंप्रेशन क्या होगा, आपकी राइटिंग, आपके लिखने का तरीका। उस समय में क्या होता है ना, उनकी आंखें मान लो दुख रही है, अच्छी राइटिंग में लिखे हो ना, खूबसूरत तुम्हारा नंबर देंगे, है ना। तो राइटिंग मायने रखता है, क्योंकि उनको प्रेशर नहीं है तुम्हारी कॉपी चेक करने में। स्पष्ट लिखे हो, एक क्वेश्चन लिख के 2 लाइन छोड़े हो, फिर क्वेश्चन अगला का आंसर लिखे हो, मतलब तुम्हारी कॉपी में क्लैरिटी है, काटम कुटम ज्यादा नहीं किए हो, लैंग्वेज में स्पष्टता है, वो खट 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 नंबर देगा तुमको। 5 खट गोला, 4 गोला, फुल में फुल मार्क्स देते हुए बढ़ते जाएगा। पहले 2 पन्ने जो मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, पहले 2 पन्ने टीचर बहुत ही सरसरी निगाह से कॉपी चेक करते हैं, फिर उसके बाद अंदाजा लग जाता है कि ये लड़का तेज है कि कमजोर है। यदि कमजोर है
बार बार उलझाया है मुझको, लैंग्वेज सही नहीं है, पहले के 2 पन्ने में आगे की पूरी कॉपी में हर एक क्वेश्चन पर एक एक नंबर करता चला जाएगा। बात पकड़ रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो 3 क्वेश्चन लगातार चेक किए ना, देखे कि अरे ये तो सही, 4 नंबर का था, 4 में 4, 3 में 3, 5 में 5, 4 में 4 देते चले गए। अंदाजा लग जाएगा कि लड़का तेज है। आगे भी ऐसा ही आंसर लिखा होगा तो तुम्हारा पूरा आंसर भी टीचर नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ अब देखेगा, ठीक है, पर 5 में 5 ठीक है ना लिखी होगी। समझ रहे हो ना? मतलब इंप्रेशन बन जाता है स्टूडेंट का कि भाई अच्छा है ये। अब पहले पन्ने में गिजिर मिजिर कटम कुटम खराब फोटो ये वो किए हो ना, तो 4 में तुमको मान लो 1 नंबर 4 नंबर का था, उसमें तुमको दिया 3.5। अगला क्वेश्चन पर तुमको 5 नंबर का था, उसमें दिया 4। अगले क्वेश्चन पर तुमको 3 नंबर का था, उसमें दिया मान लो 2। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का था, 5 में 5 दिया, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन था 3 नंबर का, उसमें 3 में 3 दिया। ये देख रहे हो ना, ये जो तुम्हारा एक एक नंबर यहाँ कटा है ना, वो अंदाजा लगा लेगा कि इसी तरह से डोलते डोलते आंसर पूरा कॉपी में होगा। तो तुम्हारी कॉपी के जो अगले पन्ने होंगे चेक करने वाले ना, वो हर क्वेश्चन पर एक एक निगाह ऐसे ऐसे मार लेगा। और छोटा से भी गलती पकड़ाएगा ना, उसमें तुम्हारा आधा नंबर 1 नंबर काटता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा पूरा ओवरऑल जो नंबर होता है ना, वो तुम्हारा कम हो जाता है 10-15, ठीक है ना, या फिर जितना भी कम होता हो नंबर खराब हो जाता है, ठीक है। तो पहले चीजों को ध्यान रखो। थोड़ी सी राइटिंग खराब है तो थोड़ी अस्पष्टता, समझ रहे हो ना, एक लाइन में 5 वर्ड लिखना शुरू कर दो। राइटिंग खराब है, एक लाइन में 5 वर्ड लिखना शुरू कर दो, ठीक है। कोई आंसर लिखो, पहला आंसर लिखो, नीचे दूसरा आंसर लिखो, फिगर बनाओ बिल्कुल क्लियर, एकदम देखने से लगे यार अरे यार क्या फोटो है ना। बस ऐसे फिगर्स बनाओ, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जहां फिगर नहीं मांग रहा है ना वहां भी फिगर जोड़ दो। मतलब जैसे मैंने बनाया, अच्छा जैसे मैंने बोला ना कि 4 मैंने अच्छा 180 डिग्री वाला फुटबॉल बना के दिखाया ना, ठीक है, तुमको फुटबॉल बनाएंगे। सर्कुलर मोशन मान लो आ गया, डिफाइन सर्कुलर मोशन, डिफिनेशन लिख के छोड़ दिए, है ना। तुमने क्या किया, डिफिनेशन लिखा, बीच में को गोला बनाया, तीर का निशान दे दिया, तो कितना देर लगा करने में जी। लेकिन ये टीचर के ऊपर इंप्रेशन बनाएगा तुम्हारा, और तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। करके देखो, ठीक है ना। ये पूरी कॉपी लिख लिए, समय नहीं बचा तो कोई बात नहीं, समय थोड़ा सा लास्ट में बचता है ना, एक ब्लैक पेन उठाओ, अंडरलाइन कर दो, क्वेश्चन नंबर को अंडरलाइन कर दो, नीचे के एक्सप्रेशंस को अंडरलाइन कर दो। किताब वालों को देखो ना क्या करते हैं, ये देखो किताब वालों को, ये देखो W=FS कर कैसे किया ना ब्रैकेट में, ऐसे तुम भी करो ना। एक बार कम से कम एक्सपेरिमेंट के लिए किसी पेपर में ऐसा करके देखो, तुम्हारा नंबर पहले से ज्यादा आता है कि कम आता है ना। मैंने एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को अप्लाई किया, मेरे नंबर बहुत ज्यादा अपग्रेड हुए, ठीक ना, अच्छे नंबर आए। चलो आगे बढ़ते हैं। और बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं, अब तो पहले से ज्यादा स्थिति सुधरी है, नहीं तो पहले तो ऐसा हाल था ना कि बीता सेना पे नंबर दे देता था सब। हाँ नहीं अरे स्केल क्या लगाना है, समय है। वो क्या बोलते हैं, एक कॉपी चेक करने पर हमको लगता है कि 20 रुपया कि 30 रुपया मिलता था, एंड आप लोग एक कॉपी चेक करने पर 60 रुपया मिलता है। एक कॉपी चेक करने में आप लोग का 60 रुपीज मिलता है। नियम भी है कि एक दिन में आपको केवल 20 कॉपी चेक करनी है, ऐसा कुछ नियम है, मुझे कंफर्म पता नहीं है। सीबीएसई और बिहार सीबीएसई और ये बोर्ड में नियम है, इस तरीके इतना कॉपी चेक करना है। बिहार बोर्ड का थोड़ा संख्या ज्यादा है, रुपया कम है ना। जैसे मान लो कि हो गया, मतलब अभी कंफर्म नहीं हूं मैं, तो 40 कॉपी चेक करनी है और एक कॉपी पर तुमको 20 रुपया मिलेगा या 10 रुपया मिलेगा। तेरी इतना कॉपी चेक करना है मार के सही है ना। अरे चश्मा आज भूल गए, लो चश्मा नहीं लाया, इसका मतलब कि 40 गुणे उतना, मतलब मान के चलो एक दिन का मेरे कम से कम 2000 रुपया घटा गया। अरे चश्मा नहीं है तो क्या हुआ, चल मैं रुपया तो बना ना मेरा, है ना। इससे बचत, ये एक प्रॉब्लम्स अब बहुत ज्यादा सुधरा है पहले से, है ना। और मार्किंग भी बहुत ज्यादा है। मैं तो अचंभित रहता हूँ अपने बच्चों से, है ना। मेरे पेरेंट्स, अरे मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, मतलब पेरेंट्स आते हैं, सो गजब का पढ़ा देनी लड़का हमारी एकदम गोविदा रहलटे, रुपया पढ़ला से नंबर ला दिला 80% मैट्रिक में। टेंशन नहीं की, अब हम है तो हम बोले क्या चीज, हम बोले कि नहीं मेरा वो पढ़ा हुआ नहीं, हम हाँ ठीक है, अच्छा हाँ अरे ठीक है, बच्चों का मेहनत है जी, मेरा क्या है। पेरेंट्स चले गए, एक मान लो पेरेंट्स, अरे सर चाहे बच्चा ही फोन किया, पेरेंट्स उतना कहाँ केयर करते हैं आज के समय में, है ना। बच्चा फोन करता है, अरे सर चलो हम सोचे थे सर हम टॉप आएंगे, सर मेरा देखिए ना सर 95% आ गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। तुमने मुझको दुखी किया है, अगली बार और अच्छा प्रयास करना, इंटर में टॉप करना, है ना। चलो जाओ, हो गया काम। तो अब मतलब अचंभा वाला बात क्या है, जो स्टूडेंट को मैंने समझा था कि फेल होगा, वो 80% लाया है ना। आज जिसको मैंने सोचा था कि वो टॉप करेगा, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा रैंकिंग करेगा, 99-98% लाएगा, वो 95 पे 93 पे अटका हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना, मतलब वो समझ में नहीं आता है कि लोग बच्चों के नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन नॉलेज का बेस घट रहा है।
उनसे पूछ दो ना, वो 10th का एग्जाम दे के आया है, उससे पूछ दो ना व्हाट इज वर्क, बताओ एक न्यूटन क्या होता है, नहीं आता है उसको। मैं बात ऐसा नहीं कर रहा हूँ बिहारी बोर्ड का बोल रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का बोल रहा हूँ। आजकल के बच्चों की ये कंडीशन है, बच्चा पास करके आ जाता है, 90 अबव मार्क्स लेकर के आता है, पूछ दो ना कि 1 जूल कितना होता है, तो रेयर केस में बता देगा, नहीं तो नहीं बता पाता है। ठीक है ना, वो सिचुएशंस है आज के एजुकेशन सिस्टम की, जो भी हो, जो भी कारण हो, इसके पीछे में देखा जाएगा। समय बदल लगता है, बड़े बदलाव आने में समय लगता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, चाहे कोई भी कंट्री हो। अब क्या चीज़ है, कहाँ पहुंचे थे? हाँ, यूनिट ऑफ वर्क लिखो, ये समझ में आई बात, लिखो यूनिट ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट ऑफ वर्क में देखो क्या है, ऐसा यूनिट क्या होता है जी, वर्क का ऐसा यूनिट कितना होता है, जूल, है ना। अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं, पहले ये भी आप समझो, ऐसा यूनिट निकालने का तरीका कैसे है। सबसे पहले क्या करो, जब भी ऐसा यूनिट मत लिखो, रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं, जब कभी भी आपको यूनिट निकालना हो, ऐसा यूनिट निकालो, पहले फॉर्मूला लिखो, लिख दिया फॉर्मूला, ए बराबर नहीं, वर्क बराबर एफ एस, लिख दिए। करना क्या चीज है, ये क्या फुल फॉर्मूला लिखो ना, ऐसे लिखो, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फुल फॉर्मूला लिखो, और सबके पीछे में 1 लगा दो, सबके पीछे में क्या लगा दो, 1 लगा दो, यहां वर्क 1 लगा दो, यहां 1 लगा दो, यहां 1 लगा दो। ठीक है ना, ये तुम्हारा बन गया डेफिनेशन, किस चीज का, वर्क का, ऐसा यूनिट का। निकालना कैसे है, देखो, वर्क डन को क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है ना, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है, तुम्हारा बन गया न्यूटन। आई बात समझ में, कितना होगा वर्क का, इस वर्क का यूनिट कितना होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है ना। अब एक बाबा थे, वो जब डेथ किए, साइंस में बहुत सारे योगदान दिए थे, तो हमने उनके नाम पर डेडिकेशन दे दिया कि भाई न्यूटन मीटर को आज से जूल बोला जाएगा। ठीक है ना, क्या बोला जाएगा, जूल। तो उस दिन से क्या होगा, न्यूटन मीटर को हम लोगों ने क्या बोलने लगे, हम लोग न्यूटन मीटर को हम लोग एक और नाम दे दिया, हम लोगों ने दे दिया जूल। ठीक है, ये चीज हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी देखो, ये जूल हो गया, ठीक है। और इसके बाद में अब एक और चीज होती है, जैसे ये तो हमारा हो गया एसआई यूनिट, ये क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। एक होता है तुम्हारा सीजीएस यूनिट, एक होता है तुम्हारा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है, सीजीएस यूनिट का मतलब होता है कि जो तुम्हारा मीटर में है ना, उसको तुम सेंटीमीटर में कर दो। डाइन होता है, वहां देखो बताना भूल गए थे पिछले वाले में, हाँ ये डाइन हो गया। और जो मीटर होता है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये चीज हो गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि डिफाइन 1 जूल, है ना, डिफाइन 1 जूल, या फिर आपसे पूछ देगा डिफाइन 1 अर्ग। 1 अर्ग नहीं पूछा है अब तक से, आपसे 1 जूल ही पूछा है परीक्षा में, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा डिफाइन 1 जूल। जूल करना कुछ नहीं है, सिंपल। इसका आंसर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि हाँ, लिखेंगे कि 1 जूल इज डिफाइंड एज, मान लो 1 जूल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मली जैसे क्या 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस अ बॉडी टू द 1 मीटर, ठीक है ना, डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग। क्या 1 जूल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी टू द 1 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ द 1 न्यूटन। बस ये चीज है, आपके बुक में डिफिनीशन भी उसी तरीके का है। 1 जूल ऑफ द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू द डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर इन ओन डायरेक्शन, ठीक है। 1 जूल इज डिफाइंड as work done in moving a body to 1 meter by applying force
1 न्यूटन, ठीक है। सही रहना चाहिए, इसे ये मायने नहीं रखता है कि बुक का लिखे कि कॉपी का लिखे, सही रहना चाहिए, ये होता है। और एक्चुअल में क्या बोलते हैं वो जो टीचर्स होते हैं, अच्छा हाँ, बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर, कोई बच्चा आता है कहता है सर बुक वाला लिखे तो मेरा कम नंबर आ गया, सर कॉपी वाला लिखे तो मेरा कम नंबर आ गया। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, होता ये है कि जो आप लिखे हो ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस किए हो। मान लो ये लिखे हैं, इसमें कुछ वर्ड एक मिस कर दिया आपने, थोड़ा सा लगा टीचर को कि यार ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है मेरे लिए, मतलब अच्छा नहीं, सूटेबल नहीं है, तो वो आपका आधा नंबर काट लेता है, 1 नंबर काट लेता है। तो ऐसा होता है मेनली वो चीज़ है। अब बुक वाले ने डिफिनेशन लिख रहे हो, कुछ उसमें आपने मिस किया, एक वर्ड मिस कर दिया, उसका सेंस कुछ बदला, है ना। टीचर जानता है कि वहां पर एक वर्ड मिस कर रहा है, तो या तो वर्ड लिख करके आपको नंबर दे देगा या वो वर्ड लिख करके आपको नंबर काट लेगा, कुछ करेगा। सही रहना चाहिए, है ना। अच्छा खराब से नहीं मतलब होता है। पढ़े रहोगे, चीज़ों को अच्छे से समझे रहोगे, मान लो बुक का डिफिनेशन भूल भी गया, तुम उसको बना के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंस क्लियर रहना चाहिए, करना क्या है मुझे वो चीज़ें, ठीक है ना। ये रट्टा नहीं मारना है। जब आप ये हमसे पूछते हो कि सर डिफिनेशन लिखे बुक का या डिफिनेशन लिखे कॉपी का, इसका मतलब कि मतलब आप रटोगे जा करके, ठीक ना। बस ये सारी बातें जितनी भी हमने बात की, सब कुछ हमने घुमा फिरा के किसके बारे में बात किया, हमने वर्क के बारे में बात किया, है ना। हमने जाना कि वर्क होता क्या चीज़ है, इसके 3-4 डिफिनेशंस देखे, एक ग्राफ में भी डिफिनेशन देखा, थोड़ा सा कंट्रोल करो, ग्राफ में भी आके डिफिनेशन हमने देखा, हमने उसका एसआई यूनिट देखा क्या होता है, दो फॉर्म्स में, अर्ग में भी देखा और उधर साइड में हमने सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट हमने इसका देखा। इसके बाद अब आता है क्या चीज़, अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो किताब में बहुत जगह दिया है, किलो जूल दिया, कहीं मेगा जूल दिया, ये सब चीज़ें होती है ना। मेगा है, कभी मिली है, ये सब समस्याएं आती है। 4 जो चीज़ें हैं वो आपको जाननी है, बाकी कभी मौका मिलता है तो मैं पूरा लिखवा दूंगा आप लोगों को, है ना। एक्सा पेटा टीरा गीगा मीगा जितना होता है ना, सेंटी मिली किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी, ये सब पूरा लिखवा देंगे एक लाइन से, आप लोग उसको एक निगाह। हाँ वो तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो एक्स्ट्रा आ गया ना, यहाँ पर आ गया आपका मेगा आ गया, माइक्रो आ गया, माइक्रोन आ गया, तो समस्या करेगा। तो वो जितना भी होता है कुल मिलाकर हमको लगता है कि 15-20 है, मैं लिखवा दूंगा, उसका एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आप लोग पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको 4 चीजें जाननी है, तो न्यू बोलते हैं, न्यू बोलते हैं हिंदी में, न्यू ऐसे करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो लिख लो इसको, हमेशा काम आएगा ये। कहाँ वीडियो हो सकता है कि रिकॉर्ड हो रहा हो, बैटरी खत्म हो गया, स्विच ऑफ हो गया होगा तो क्या करेंगे। तो नोट करना, छोटी छोटी बातों को नोट करो। 1 घंटा 5 मिनट 54 सेकंड हो गया है। चल ध्यान से, जो चीजें जैसे ऐसा होता है ना, हेडिंग क्या डालेंगे, मेजरमेंट ऑफ वर्क, क्या चीज मेजरमेंट, कुछ नहीं, आप यूनिट ऑफ वर्क लिखिए ना, उसके नीचे में नोट करके लिख लीजिए सारी चीजों को। छोटा छोटा बात कभी ऐसा होता है जो अच्छा लगता है ना, भले वीडियो में चल रहा हो, भले फोटो सर भेज दें, लेकिन कुछ अच्छी बातें जो होती है वो तुरंत नोट कर लेनी चाहिए। अभी आप लोग ट्रांजिशन फेज के हो, तो आपका जो आईक्यू होगा ना, जो आपका जो मेडुला है, मेडुला बोल रहे हैं, सेरेब्रम जो है ना, वो मोबाइल लर्निंग को एक्सेप्ट नहीं किया है प्रॉपरली। अगले सीजन जब आएंगे, मतलब अगला सीजन बोल रहे हैं, जो अगला जनरेशन एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब आपके जो बाल बच्चे होंगे ना, वो बिना किताब कॉपी के पढ़ेंगे, उनको सारा मोबाइल में पढ़ते जाएंगे, याद होता जाएगा। आप मोबाइल से पढ़ोगे, आपको पूरा पूरा याद नहीं होगा। आप जितना मोबाइल से पढ़ते हो ना, आप जल्दी भूलते हो। आप जो पढ़ते हो वो कॉपी पेन पर ना, वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रिटेन रहता है। ये सारा का सारा खेल है ट्रांजिशन फेज का। आप उस फेज में आए हो जहां आपको बचपन से मोबाइल नहीं मिला, लेकिन बड़े होने पर मोबाइल मिला है, ठीक है ना। ये इस कारण से आपका जो मेमोरी है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया है अब तक से। अब नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, जो बच्चे बचपन से ही लेकर मोबाइल चला रहे हैं, उनकी आंखें तो खराब होगी, लेकिन उनको कॉपी किताब की जरूरत नहीं होगी। एक बार देखेंगे, हाँ ये तो ठीक है, मस्त समझ जाते हैं। समझ भी रहा है बच्चा ना, 2 क्लास का छोटे छोटे बच्चा है, यूट्यूब खोल लेता है, अपना वाला पसंद का वीडियो निकाल लेता है, चला लेता है, डाउनलोड कर लेता है, लॉक खोल लेता है। आप समझ पा रहे हो ना, कितना भी छुपा, लॉक खोल लेता है ना, वो सब कुछ कर ले रहा है ना। क्यों कर ले रहा है? क्योंकि वो अब नेक्स्ट जनरेशन का बालक है ना। पावर
रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब तुम किस स्पीड से काम को कर रहे हो। मैंने सीढ़ी पर मैंने बोला दौड़ो, है ना, एक तुम दौड़ना शुरू की, क्या नाम है आपका? अंजलि। मैं भूल जाता हूँ बार बार, तुम्हारा नाम क्या है? वंदना। तो अंजलि और वंदना, मैंने बोला दौड़ो सीढ़ी पर, ऊपर सीढ़ी पे दौड़ के और नीचे फिर एक बार आ जाना है। ये कितने देर में? 5 मिनट में। और वंदना का यह आई है 7 मिनट में। ठीक है, मालसी नंबर 1 है। यू मालसी नंबर 1 हो, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा, किसने, किसके पास ज्यादा पावर है? अंजलि के पास। क्यों? क्योंकि इसने उसी काम को जल्दी किया। मतलब काम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। मैंने एक बार आपको सिखाया था, रेट का मतलब होता है भागा दे दो टाइम से, डिविजिबल बाय टाइम। जब भी रेट की बात है समझो कि डिवाइड किया गया है टाइम से, ठीक है ना। तो यहां पर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बुक पढ़ो अब, इसको शॉर्टकट बना लो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ऐसे करके। अब देखो इसका ऐसा यूनिट बनाना है। इसका ऐसा यूनिट कैसे बनाएंगे? जो पावर होता है ना, इसको हम लोगों ने ऑनर में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। पावर को इसमें मापेंगे वाट में, और जो वर्क होता है वो होता है जूल में, और टाइम सेकेंड में। मतलब ये आपका जो ऐसा यूनिट होगा इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे क्या? वाट। अच्छा, वाट को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? सबके पीछे 1 लगाएंगे, ठीक है ना। द 1 वाट इज डिफाइंड एज, है ना, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड।